I said everyone to turn on your camera. Just turn on your camera. So हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? Tell me. हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा था ना विद द हेल्प ऑफ सैडल पॉइंट, जहाँ पे कॉमन पॉइंट मिल जा रहा था, रो मिन एंड कॉलम मैक्सिमम कैलकुलेट करके, मैक्सिमम एंड मिनिमैक्स का फॉर्मूला, जो भी कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, एक प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स को। ऐसा ही कुछ था ना? टेल मी। चेक करिए क्या कर रहे थे। कुछ डेफिनेशंस लिखा था आपने, प्योर स्ट्रेटजी, मिक्स स्ट्रेटजी। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज मिक्स स्ट्रेटजी? What is mixed strategy? Can anyone define mixed strategy? Batch 1, roll number 54. Batch 1, roll number 54. Am I audible? Am I audible? Everyone is muted. Yes, ma'am. Okay. Batch 155, roll number. Yes, ma'am. Define mixed strategy. Ma'am, if players select his course of action according with some fixed probability, it's called mixed strategy. According to some fixed probability. Probability. Yes, ma'am. And what is pure strategy? If the player selects the same strategy each time, is called pure strategy. Pure strategy, okay. चलो देखते हैं क्या है हमें करना। Let's see. देखो क्वेश्चन जो हम लोगों ने सैडल पॉइंट वाला सॉल्व करना सीखा था, वो एक बहुत आसान सा तरीका था, इसलिए मैंने उससे पहले बता दिया था। अब हम लोगों को देखते हैं पहले बेसिकली क्या क्या मेथड्स है हमारे पास जिससे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने सैडल पॉइंट्स वाला टर्म क्या था डिफाइन कर लिया, और उसके बेसिस पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किया था। जैसे मान लो एक क्वेश्चन अगर हो, सपोज ये बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा, सैडल पॉइंट क्या आ जाएगा, चेक करके मुझे बताइए, तो सब लोग सॉल्व करके बताओ। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, फाइंड द सैडल पॉइंट और द वैल्यू ऑफ दिस गेम। Probability matrix is given, payoff matrix.
sorry, payoff matrix. Tell me what is the answer of this? What is the value of this game? What is the saddle point of this game? Saddle point 1. 1. And what is the value of the game? Tell me what is the value of this game? One. That is also 1. चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन बताइए तो जरा, लाइक चलो इस क्वेश्चन में देखिए तो व्हाट इज द सैडल पॉइंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गेम? One. This is also 1. Iterative method and linear programming method, जिसमें अल्जेब्रिक मेथड जो है वो सबसे इजीएस्ट कहा जाए एक ढंग से तो वो है आपके लिए, और ये हमें तभी इस पूरे अप्रोच को, ये तो 3 मेथड्स दिए हैं, इनको तभी हमें अप्रोच करना है जब हमारे पास सैडल पॉइंट वाला कॉम्बिनेशन ना मिले, ठीक। और अगर सैडल पॉइंट मिल जाएगा तो हमें इतना कुछ कैलकुलेशन इसके मेथड से जानना या फिर जो कुछ भी करना है, जो भी मेथड्स हम अप्लाई करेंगे उसमें उस ऑप्शन को चूज ही नहीं करना है। जब सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तब हम इस पॉइंट्स पे आते हैं। अब देखो इसमें अल्जेब्रिक मेथड्स जो है वो कैसे वर्क करता है। हम लोगों ने पढ़ा था शुरू में, जो कॉम्बिनेशन लेते हैं हम, एक प्लेयर ए और बी है, जैसे मान लीजिए इसका हम लोग एक ग्राफ बना लें, और मिक्स स्ट्रेटजी की का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ आ जाता है। तो मिक्स स्ट्रेटजी में जब भी 2 प्लेयर होते हैं, लाइक मान लो एक प्लेयर ए है, दूसरा प्लेयर बी है, और हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन होता है, तो ये जो भी स्ट्रेटजी है, मान लीजिए इसके लिए फर्स्ट स्ट्रेटजी ये है, सेकंड स्ट्रेटजी ये है, फर्स्ट स्ट्रेटजी ये है, सेकंड स्ट्रेटजी ये है, तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन मिलता है वो हम लोगों ने पढ़ा था, जब भी इस तरह का स्ट्रेटजी अप्लाई हो रहा है तो दैट इज अकॉर्डिंग टू सम प्रोबेबिलिटी। सो यहाँ पे उसी को नोट करने के लिए, उसी प्रोबेबिलिटी वाले नोटेशन टर्म को यूज करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने P11 means probability of applying a strategy 1 by player A and strategy 1 applying by player B. So P11 ये हो जाएगा। इसी तरह strategy 1 फर्स्ट स्ट्रेटजी अप्लाई हुआ है by A and second strategy अप्लाई हुआ है by B. तो इसको P12 लिख रहे हैं। ये हो जाएगा सेकेंड स्ट्रेटजी by 1 and first strategy by 2, second strategy by first and second strategy by 2. So ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स मिलता है। ये प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स का यूज हम लोग कब करने वाले हैं, कब हमें मिलने वाला है ये सारा कॉम्बिनेशन, जब हमारे पास मिक्स स्ट्रेटजी होगी तब। सो P11, P12, P21, P22। अब देखो इस सारे टर्म्स में हम लोगों को इसको अप्लाई कैसे करना है और क्या टर्म्स हमें मिलेगा वो एक बार देख लीजिए क्या टर्म है। इसी चीज को आपको लिखा है, प्रोबेबिलिटी दैट प्लेयर जो भी चूज किया है, प्लेयर A1 स्ट्रेटजी बाय ए, फर्स्ट स्ट्रेटजी बाय जो भी A, first strategy by second player P11, similarly first strategy by first player and second strategy by second player।
सो इस तरह से कॉम्बिनेशन हमारे पास ये मिलेगा। अब देखो ये जो मैट्रिक्स है Am I audible now? Yes, ma'am. चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है। चलिए देखिए इसमें प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स जो है ये हमें बनाना है और इस तरह का क्या रिजल्ट आता है, क्या कॉम्बिनेशन है, पहले ये देख लेते हैं। जैसे देखो दो केसेस स्टडी कर रहे हैं, ध्यान से समझना। सिर्फ B1 B2 और A1 A2 ही हमने लिया है अभी इनिशियल स्टेज पे, सिर्फ दो ही ऑप्शन है हमारे पास। मान लो अगर प्लेयर बी की बात करें और प्लेयर ए की बात करें, जैसे आप अपना पर्टिकुलर केस लीजिए, कोई एग्जाम है, कुछ काम कर रहे हैं, तो या तो वो काम होगा या फिर नहीं होगा, दो ही ऑप्शन होता है जहां पे सिर्फ दो पॉसिबल आउटकम हो। जैसे मान लो हेड और टेल का कॉम्बिनेशन अगर हम ले लें, तो हेड और टेल के कॉम्बिनेशन में क्या होगा, आइदर हेड विल अपीयर और टेल विल अपीयर, यही होता है केसेस। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड अगर हम बात करें, दैट इज ऑलवेज 1/2 and that is also equal to probability of coming tail, you can say। ऐसा होगा या नहीं बताओ? ठीक है, होगा। ये जब भी होगा तो अगर आप हेड और टेल का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो कोई एक रिजल्ट अगर होगा, और प्रोबेबिलिटी के टर्म में बात करें तो वो हमेशा 1/2 और 1/2 केस राइज होगा, और कोई एक ही अगर हो सकता है। क्या मान लो अगर इसको हम सक्सेस कंसिडर कर लें और इसको फेलियर कंसिडर कर लें, तो क्या ऐसा हो सकता है, जैसे मान लीजिए हम एग्जाम देते हैं, एग्जाम में हमारे पास दो ही पॉसिबल केसेस होते हैं, आइदर वी आर गोइंग टू पास और फेल एग्जामिनेशन, यही है ना। अब देखो अगर सक्सेस हो जाएगा तो फेलियर के चांसेस खत्म हो गए, और अगर फेलियर हो जाता है, सपोज कोई फेल कर जाते हैं, तो सक्सेस का चांस जो हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा। मतलब आइदर वन, क्या ऑप्शन हमारे पास क्या है, जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला केस होगा तो क्या होगा, सिर्फ एक ही रिजल्ट जो है वो कोई एक ही आने वाला है, यार आइदर वी आर गोइंग टू सक्सीड और वी आर गोइंग टू फेल, यही होगा ना ऑप्शन। दो ऑप्शन, दोनों ऑप्शन एक साथ हो सकता है, ये बताइए तो मुझे, ऐसा पॉसिबल है? आप फेल भी हैं पास भी हैं, ऐसा हो सकता है? No, ma'am. आप या तो फेल होंगे या तो पास होंगे, एक ही ऑप्शन है। तो यहाँ पे जो दो केसेस हम लोग ले रहे हैं वो ऐसा केस ले रहे हैं कि कोई एक है जो फेलियर और कोई एक है जो सक्सीड, जो भी हो रिजल्ट हमें नहीं पता, आइदर फेल होगा या पास होगा। तो रिजल्ट को या फिर आउटकम, रिजल्ट या फिर जो भी आउटकम होगा, जो सक्सेस होगा या फेलियर होगा, आउटकम वर्ड अगर इस्तेमाल करें तो जो भी आउटकम होगा वो क्या हो सकता है, मान लो उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करें, सपोज एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, सक्सेस ऑफ मान लीजिए ए, सक्सेस ऑफ ए को अगर आप एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं तो फेलियर ऑफ ए क्या हो जाएगा, फेलियर ऑफ ए को हम लोग 1/1 - x से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज x इज सक्सेस, देन फेलियर जो होगा 1 - x बोला जा सकता है। ये बताओ तो मुझे, ये पता है या नहीं, प्रोबेबिलिटी का ये कॉन्सेप्ट पता है या नहीं, बताइए, ये जानते हैं या नहीं? कोई भी कभी पढ़ा है प्रोबेबिलिटी का टर्म, पढ़ा है प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड टेक्निक कुछ इस तरह का? बताओ हाँ या ना, नहीं तो फिर मुझे पूरा बताना पड़ेगा। ये बड़े हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर? No, ma'am. नहीं, देखिए वापस से हेड और टेल वाले कॉम्बिनेशन में आ जाइए एंड टर्न ऑन योर कैमरा। आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। हेड और टेल का जो कॉम्बिनेशन है, कभी भी अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड, ये बताइए पता है ना, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड क्या होगा, ये 1/2 होगा, इतना आता है, इतना पता है या नहीं, बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग टेल
ये 1/2 होगा या नहीं, ये बताओ। यस मैम। ये होगा ना। चलिए अब देखिए, अगर ये प्रोबेबिलिटी है तो इन दोनों का, हेड और टेल का दोनों का कॉम्बिनेशन आने के लिए, मान लीजिए हम ऐसा लिख दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग टेल इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, अब इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर रहे हो तो इधर भी ऐड, 1. दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें ये बस एक नोटेशन, एक टर्म यूज कर रहे हैं x, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। हेड को मान लो दैट इज सक्सेस, इसको आप सक्सेस से रिप्रेजेंट कर लीजिए, और इसको मान लो फेलियर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सपोज ऐसा कुछ हो। अब मान लो आउटकम जो है वो x है। x क्या है, सिर्फ एक नोटेशन है, वो सक्सेस भी हो सकता है और फेलियर भी हो सकता है। ठीक है, x सिर्फ एक नोटेशन है। अगर x जो है वो पास करने का प्रोबेबिलिटी हो, लाइक सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो, तो 1 - x को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर लिख सकते हैं, क्योंकि जब दोनों को सम करेंगे, इन दोनों को सम करो तो क्या हो जाएगा, x + 1/x, दिस विल कैंसिल दिस वन, अल्टीमेटली जो आएगा वो क्या हो जाएगा, 1 होगा, क्योंकि सम ऑफ सक्सेस प्लस सम ऑफ फेलियर जो होगा, जो भी आप ले रहे हैं सक्सेस और फेलियर का, दोनों का सम जो है दैट इज इक्वल टू 1। तो अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी x है तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी को 1 - x से नोट किया जा सकता है या डिनोट किया जा सकता है या नहीं। अगर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी मान लो सिंपली x से हम नोटेशन डाल रहे हैं, x डाल रहे हैं, फेलियर क्यों 1 - x डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, सक्सेस को x से और फेलियर को 1 - x। तो ये जो लॉ है प्रोबेबिलिटी का कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होती है सक्सेस और फेलियर को जब आपस में आप ऐड करिएगा देन दैट इज इक्वल टू 1, ये चीज एप्लीकेबल है या नहीं यहाँ पे, देखो तो चेक करो। और नहीं समझ आ रहा तो प्लीज बताइए, बिकॉज ये प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है टोटली जो कि हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, और क्वेश्चन सारा का सारा हमें सॉल्व करना होगा तो वो इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ही सॉल्व करना होगा। ठीक है, इसीलिए ये चीज समझना जरूरी है। यहाँ पे मैट्रिक्स आपका प्रोबेबिलिटी के टर्म में अगर गिवन होगा देन आपको पूरा का पूरा उसी के फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा। कोई एक चांस अकर हुआ है, मान लो अगर इसे हम सक्सेस कंसिडर कर लें तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा जो टर्म होगा, ए का 2 स्ट्रेटजी है, सपोज क्वाइन टॉस कर रहा है, ए ही क्वाइन टॉस कर रहा है, मान लो इसको 1 2 ना करके आप इसको हेड और टेल कंसिडर कर रहे हैं, एक अटेम्प्ट और देखो, समझो किस चीज से कैसे कर रहे हैं। ए और बी वापस से ऐसे लिख लो। ए के केस में हमारे पास ऐसा ऑप्शन है कि अगर हेड आता है, यहाँ पे आपका बी है, स्ट्रेटजी मान लीजिए इसकी भी हेड और टेल पे के बेसिस पे है, जो हम लोगों ने लास्ट एक बार डिस्कस किया था। हेड टेल का कॉम्बिनेशन यहाँ भी आ रहा है और हेड टेल का कॉम्बिनेशन यहाँ भी आ रहा है। हेड हेड जो आ रहा है दैट इज हम लोग मान लेते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी P11, या फिर आप इसका नोटेशन अगर देना चाहो तो साथ में यही लिख सकते हो PHH, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड ऑन बोथ द क्वाइन। इस तरह यहाँ पे लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड एंड टेल, ये कॉम्बिनेशन आने का। फर्स्ट का हेड आएगा, मतलब ए जो है उसका हेड आ रहा है, ए ने एक क्वाइन टॉस किया एंड बी ने एक क्वाइन टॉस किया। सो बी जब क्वाइन टॉस कर रहा है तो उसका टेल आ रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी को उसको हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं, ए ने का हेड आया है, बी का टेल आया है। लाइक यहाँ पे अगर करें तो ए का टेल आया है और बी का हेड आया है, टेल एंड हेड। इसी तरह यहाँ आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग टेल ऑन बोथ द क्वाइंस। अब मान लीजिए ये जो है ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है, और अगर इसको हम प्रोबेबिलिटी के टर्म में लिख दें तो इसी स्ट्रेटजी को, इसी को अगर हम क्वेश्चन के फॉर्म में मान लो लिखें हेड और टेल,
यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लिख दें। कोई मुझे बता सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड का क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड डबल एच 1/4 मैथमेटिकली 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग टेल हेड टेल, दिस इज 1/2। हेड और टेल सिर्फ एक ही बार आएगा ना, हेड टेल सिर्फ एक बार आएगा। टेल हेड है ना, ये दोनों मिलके 1/2 हो जाता है। हेड और टेल का कॉम्बिनेशन फर्स्ट कॉइन पे हेड आया है और सेकंड कॉइन पे टेल आया है, ये कॉम्बिनेशन सिर्फ एक ही बार आएगा ना 1/4 के केस में। यस मैम, दोनों का 1/2 हो जाएगा। दोनों का मिलके 1/2 हो जाता है। अगर इसका हम देखेंगे तो ये भी 1/4 है और ये भी 1/4 है। ये प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में दिया हुआ है। अब देखो ये प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स है ए और बी का, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा इस प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है हमें नहीं पता। हम जानते हैं इतनी पॉसिबिलिटीज हैं जिसको ए और बी अप्लाई कर सकता है, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन आने वाला है। अब देखो रिजल्ट कुछ भी हो, हम रिजल्ट को सपोज एक पर्टिकुलर वेरिएबल एक्स से डिनोट कर रहे हैं। वेरिएबल से क्यों डिनोट कर रहे हैं? बिकॉज रिजल्ट इज गोइंग टू वेरी। रिजल्ट जो भी होगा इधर ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा या फिर ये आने वाला है। जो भी रिजल्ट आएगा हमेशा पता नहीं होता। तो मान लो x आ जाता है रिजल्ट, सपोज x एक नोटेशन है, एक वेरिएबल नोटेशन, आप एक्स वाई हर जगह लेते हैं। तो मान लो x जो है हम वो वेरिएबल डिनोट कर रहे हैं फॉर a। अगर a के लिए हम ये नोटेशन डाल रहे हैं तो x का दो केसेस है a का। जैसे a के लिए आप दो स्ट्रेटेजी अप्लाई कर रहे हैं, a का क्या क्या स्ट्रेटेजी है, हेड और टेल। तो क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? ये वाला कॉम्बिनेशन बनेगा। देखो ये दोनों आने के चांसेस हैं a के लिए, क्योंकि a इधर हेड जाएगा या टेल जाएगा, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा। और अगर x अकर होता है, अब x को मान लो इधर सक्सेस या फेलियर, तो x जो भी अकर हो रहा है, x is occurring with probability, this probability 1/4 प्लस साइन। x अकर हो जाएगा तो x अकर हो चुका है। अगर x अकर नहीं होगा देन दूसरा ऑप्शन क्या है? 1 - x, क्योंकि दो ही पॉसिबल ऑप्शन है, आइदर x विल अकर, आइदर x विल नॉट अकर। तो अगर x अकर होगा तो x इंटू दैट प्रोबेबिलिटी। अगर x अकर नहीं हो रहा दैट मीन्स 1/x अगर होगा, इन दैट केस 1/4 प्रोबेबिलिटी ये भी है। तो आप इन दोनों को इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इसी तरह हम लोग y वाले टर्म को ले लें, y के केस में, तो y का जो स्ट्रेटेजी है उसकी बात करें। यहाँ पे सारा उसी केस में आ रहा है 1/4 के केस में, तो आप किसी तरह से किसी को भी लिखो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। y के केस में ले तो y इंटू 1/4 प्लस साइन 1 - y इंटू 1/4। आइदर y विल अकर, आइदर y इज नॉट गोइंग टू अकर। अगर ऐसा कुछ होगा तो ये वाला केस ये आ जाएगा। इसी तरह का कॉम्बिनेशन यहाँ पे एक बनाया हुआ है, देखो एक मिनट। देखो x अकर होगा तो x विथ p11 प्रोबेबिलिटी प्लस 1 - x, जो दूसरा ऑप्शन है a के लिए, p12 आइदर x इज गोइंग टू अकर और 1 - x इज गोइंग टू अकर। जब x अकर होगा तो x की प्रोबेबिलिटी होगी p11, x अकर नहीं होगा दैट मीन्स 1 - x अगर अकर होगा देन उसकी प्रोबेबिलिटी होगी p21। सो ये दोनों केस, ये कॉम्बिनेशन बना है, ये जो स्ट्रेटजी का प्लान प्रोबेबिलिटी बना है, दिस इज फॉर ए, गेन फॉर ए। इसी तरह बी के केस में अगर हम लोग लें तो बी के वैल्यूज क्या है प्रोबेबिलिटी के? देखो x इंटू p12 दिस टर्म प्लस 1 - x इंटू p22, ये कॉम्बिनेशन बनेगा किसका? दूसरे वाले केस का। ठीक है, फर्स्ट के केस में, सेकंड के केस में।
तो ये दो वैल्यूज आपके पास इनिशियल लेवल पे ये हमें मिलने वाला है। अब ये क्या होता है, चूंकि दोनों के पास सेम ऑप्शन है, सेम स्ट्रेटेजी, इक्वल नंबर ऑफ स्ट्रेटेजी है, इनके पास भी 2 स्ट्रेटेजी है, इनके पास भी 2 स्ट्रेटेजी है, तो हम लोग इन दोनों स्ट्रेटेजीज को आपस में कंपेयर करते हैं। Am I audible? Yes, ma'am. ओके, सो ये दोनों प्रोबेबिलिटीज चूंकि इक्वल है और दोनों को सेम चांस मिला है, इक्वल नंबर ऑफ स्ट्रेटेजी है, तो यहाँ पे इन दोनों को हम आपस में इक्वेट कर रहे हैं। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ x p1 plus 1 minus x p21 is equal to x p12 minus 1 minus x p22। ये दोनों को आपस में इक्वेट कर रहे हैं। अगर ये इक्वेट करोगे आपस में तो ऑब्वियसली दिस इज इक्वल साइन है, उसके बाद है, तो इधर अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ। आपने इधर पॉजिटिव साइन के साथ लिखा है, वो आपका इधर आ जाएगा विथ नेगेटिव साइन, जो भी टर्म है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। सो P11 जो हमने वो टर्म लिखा था, इसी चीज को बस प्रोबेबिलिटी के टर्म में एक्सप्रेस करके इसको हमें एक्सपैंड करके रिजल्ट लाना है। देखो कैसे आता है, ये मैं व्हाइट बोर्ड पे कर दे रही हूँ आप लोगों को। देखिए हमारे पास इक्वेशन था x इंटू P11 प्लस 1 माइनस एक्स इंटू P12 दैट इज इक्वल टू x P21 प्लस 1 माइनस एक्स इंटू P22। P22 जो है P12 है, दैट इज प्रोबेबिलिटी। सो ये टर्म हमारे पास है। देखो यहां से अगर हमें कैलकुलेट करना है x इंटू P11 प्लस साइन 1 माइनस एक्स इंटू P12, ये इक्वल साइन के इधर है तो इधर ले आओ, माइनस आ जाएगा x इंटू P21 माइनस साइन 1 माइनस एक्स इंटू P22, और जब इसे हम इधर ले आएंगे तो दैट इज गोइंग टू इक्वल टू 0, 0 से इक्वेट कर देंगे। अब इस प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स से हमें x का वैल्यू निकालना होता है, और x का वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज x वो है जो कि हैपन होने वाला है। x इज द रिजल्ट या फिर आउटकम बोलो आप, ये वो रिजल्ट है, इसे हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि देखो क्वेश्चन में हमेशा ना प्रोबेबिलिटी गिवन होगा, ये सारे टर्म्स गिवन होंगे, x का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना होगा। तो अब ये टर्म जो आता है x इंटू P11 प्लस साइन, यहाँ पे इसको ब्रेक कर सकते हो आप, या फिर इन दोनों इक्वेशन में ऐसा भी कर सकते हैं, इतना ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। जहां जहां x वाला टर्म है ये और ये, x में से x कॉमन ले लो, तो जब इसमें से x कॉमन लोगे तो देखो क्या आ रहा है, P11, इस टर्म में x P11 है, यहाँ पे माइनस x है, तो x कॉमन ले लीजिए तो P11 माइनस P21 आ जा रहा है। ध्यान से देखना, इस वाले फैक्टर से और इस वाले फैक्टर से हम लोगों ने x को कॉमन ले लिया। जब x कॉमन ले लिया तो P11, यहाँ माइनस साइन है, माइनस x हो जाएगा, सो P21 ये टर्म आ गया, प्लस साइन, यहाँ से हम लोग 1 माइनस एक्स को कॉमन ले लेते हैं, सो 1 माइनस एक्स अगर कॉमन लेंगे तो देखिए क्या बच रहा है, यहाँ पे P12 माइनस P22 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, और हमें वैल्यू ऑफ x चाहिए। अगर वैल्यू तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से तो बता सकता है, वैल्यू ऑफ x चाहिए तो, क्योंकि यहाँ भी x एसोसिएटेड है और यहाँ भी x एसोसिएटेड है,
तो हमें अगर x का वैल्यू निकालना हो तो x को सारे टर्म से इंडिपेंडेंट करना होगा। तो चाहो तो यहाँ पे ये कर सकते हो आप, इस पूरे फैक्टर को ब्रेक कर लो। एक बार 1 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा और दूसरी बार x से मल्टीप्लाई हो। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टर्म आएगा P12 माइनस P22। दिस टर्म, इस पूरे सेट को हमने इस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस x P12 माइनस P22 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां से हमें क्या करना है, जो भी x का टर्म है उसे हम लोग राइट हैंड साइड पे रहने देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे, और बाकी सारे टर्म को राइट हैंड साइड पे लेके चले जाते हैं। ये टर्म हमारा कॉपी होगा यहाँ पे। तो ये टर्म देखिए, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। तो इस टर्म को हम अपोजिट साइड लेके चले जाते हैं, 0 के उधर। तो यहाँ पे प्लस साइन में है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दैट इज P12 माइनस साइन के साथ लिखना होगा आपको, P12 माइनस P22, ये टर्म डिवाइडेड बाय, या फिर इतना टर्म अभी रहने दो, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो जाए। अब इस फैक्टर को देखिए, ये टर्म आपने इधर ले आया तो बचा क्या हमारे पास, एक फैक्टर ये बचा है और दूसरा फैक्टर ये बचा है, और दोनों में से फिर से हम चाहें तो x कॉमन ले सकते हैं। अगर दोनों में से x कॉमन लेंगे तो हमारे पास एक फैक्टर ये बचेगा और दूसरा फैक्टर ये बचेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो x इंटू, यहाँ पे आ जाएगा P11 माइनस P21 जो कि फर्स्ट वाले फैक्टर में है, दिस इंटू दिस टर्म माइनस, ये टर्म इसमें से लिया है कॉमन और इसमें से x कॉमन लिया है, तो ये टर्म माइनस में आ जाएगा, P12 माइनस P22। ये एक पूरा सेट आ रहा है हमारे पास और x इसमें कॉमन है। तो अगर x का वैल्यू निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय दिस होल सेट। यही चीज आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाला गया है, इसी के बेसिस पे हमें x कैलकुलेट करना है। देखो यही चीज यहाँ लिखा है, ये टर्म यहाँ पे देखिए, P11 माइनस P12, P21 माइनस P22, माइनस साइन के साथ ये टर्म हमारे पास था, कॉमन लिया तो यहाँ पे ये टर्म, यहाँ पे देखिए यहाँ प्लस कर दिया है बिकॉज माइनस हम लोग कॉमन लेके दोनों साइड से हटा दे रहे हैं। यहाँ से माइनस ऑलरेडी था और यहाँ भी माइनस अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें तो अपोजिट टर्म को बस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस लेके कॉमन हम लोग हटा दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली x का जो वैल्यू है वो ये मिल जाएगा। अब अगर x का वैल्यू मिल जाएगा तो 1 माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह y का वैल्यू अगर निकालना हो तो y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये जो वैल्यूज होगा यही हमें गेन ऑफ गेम, जो गेन ऑफ गेम है वो देने वाला है, और इसीलिए ये प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स ये सॉल्व करना जरूरी है। और ये तब हमें करना होता है जब हमें सैडल पॉइंट नहीं मिलेगा एंड हमें सॉल्यूशन निकालना है बाय अलजेब्रिक मेथड, तब आपके पास ये ऑप्शन होता है। अगर देखो जैसे इस केस में है, हमारे पास सैडल पॉइंट नहीं मिल रहा है, मिनिमैक्स आपका देखिए, मिनिमैक्स आ रहा है मिनिमम ऑफ मैक्सिमम और मैक्सिमम ऑफ मिनिमम, यहाँ पे मिल गया 3 और यहाँ पे मिल गया 4, दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो गेम ऑफ द गेम मतलब जो गेन ऑफ द गेम होगा वो बाय दिस प्रोबेबिलिटी हमें सॉल्व करनी होती है। और इसमें देखिए इसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स देखिए तो P22 का वैल्यू, P22 हमारे पास ये ऑप्शन होता था 3 वाला, ये केस, तो ये 3 माइनस देखो 3 टर्म P21, सो 21 इज व्हाट, 2 पहले आ रहा है देन 1, तो आपके पास 5 ये वाला टर्म, P11 दैट इज 1 माइनस P12 दैट इज P12 मीन्स 4 ये टर्म, प्लस P11 जो वैल्यू है P11 का 1 माइनस P12 की वैल्यू 5, ये वैल्यू सब्सट्रैक्ट करके अकॉर्डिंग टू दिस हमें ये जो पे ऑफ मैट्रिक्स इस वे में दिया रहेगा और इस प्रोबेबिलिटी के फॉर्म से हमें ये सॉल्व करना होगा।
सो x का वैल्यू हमें यहाँ से मिलने वाला है, फिर x का वैल्यू अगर मिल गया देन 1 माइनस x का वैल्यू मिलने वाला है, और इसी के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू ऑफ द गेम सॉल्व करना है। इसी तरह x का वैल्यू सॉल्व करना है, देन y का करना है, देन जो रिजल्ट आएगा वो हमें फर्दर मॉडिफाई करना है। तो अभी हमें बस इस टर्म से सिर्फ ये सॉल्यूशन सीखना था कि अगर हमारे पास पे ऑफ मैट्रिक्स इस तरह का दिया हुआ है, देन हमें x का वैल्यूज कैसे निकालना है, y का वैल्यू कैसे निकालना है। x का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, x का ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन। y का निकालोगे तो ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन। देख लो यहाँ पे y वाला निकाला हुआ है। देखिए y के केस में ये सिर्फ एक का मेथड बताया है, दोनों का मेथड सॉल्व करके नहीं बताया, बट y के केस में अगर निकालेंगे तो ये जो x वेरिएबल है उसको y से रिप्लेस कर देंगे। और अभी हम कॉलम वाइज ले रहे थे, जो ये प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स हमने लिखा है वो लिखा है x इंटू p11 प्लस 1 माइनस x इंटू p21। सो कॉलम वाइज ऐसे ले रहे थे, और दूसरा कॉलम ले रहे हैं, ये फर्स्ट कॉलम था, ये दूसरा कॉलम था, सेकेंड कॉलम था। सो फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम को हम आपस में इक्वेट करके ये x का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे। इसी तरह जब दूसरे में y का लेंगे तो क्या करना होगा, हमें रो लेना होगा, ये वाला रो p11 p12। तो यहाँ पे y इंटू p11 प्लस y इंटू p12, ये एक दूसरा 1 माइनस y इंटू p12 वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और फिर दूसरे रो को लेके दूसरा इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तब जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे y मिलेगा, और वो रिजल्ट ये होगा। ठीक है, सो इस तरह से हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये सारा कॉम्बिनेशन समझना पड़ेगा, देन हमें वैल्यू ऑफ द गेम मिलने वाला है बाय दिस मेथड। मैम अगर 3 रो और 3 कॉलम रहेगा तो क्या करेंगे? 3 रो और 3 कॉलम रहेगा तो आपको कॉम्बिनेशन इस तरह से नहीं बना सकते। फिर 1 माइनस एक्स वाला कॉन्सेप्ट करोगे ना तो ऐसे बना सकते हैं, जैसे x लेंगे उस केस में ऐसा करना पड़ेगा आपको। एक को अगर प्रोबेबिलिटी के टर्म में देखो तो पहला इवेंट मान लो x1 कंसिडर कर लो, दूसरा इवेंट x2 कंसिडर कर लो, और थर्ड इवेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस x1 माइनस x2। इस तरह से फिर आपको प्रोबेबिलिटी से इसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, p11 p12 p13, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे p13, इस तरह से करना पड़ेगा अगर 3 केस आता है तो। फिर इस इक्वेशन के बेसिस पे x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। बट अगर ऐसा केस आता है 2 से ज्यादा मिलता है तो हम लोग इस मेथड को अप्लाई नहीं करेंगे कि ये बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो सकता है, तो हम लोग आइटरेटिव मेथड या फिर लीनियर मेथड, लीनियर प्रोग्रामिंग वाला जो है उससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा आ रहा है तो फिर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। मैम एक से सैडल पॉइंट आएगा तो हमको वैल्यू ऑफ द पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? सैडल पॉइंट आ जाएगा तब, सैडल पॉइंट आने के बाद तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जैसे देखिए सैडल पॉइंट अगर आ जाता है ना तो इन सारे मेथड का कहीं कोई यूज ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, कैलकुलेशन इतना टाइम वेस्ट करना ही नहीं है हमें। जब अगर हमें मिल जाता है ये वैल्यू, जैसे देखिए इस क्वेश्चन में सैडल पॉइंट आने का मतलब है एक वैल्यू हमें यहाँ से मिल गया, मैक्सिमिन और मिनिमैक्स, ये वैल्यू मिल गया, और जो वैल्यू आ रहा है दैट इज द आंसर। नहीं मैम ये जो कैलकुलेशन मेथड है, अलजेब्रिक मेथड, उससे हमको अगर सैडल पॉइंट मिल जाता है, x का वैल्यू फाइंड हो जाता है, तो हमको वैल्यू ऑफ द चेन कैसे मालूम चलेगा मैम? सैडल फिर से बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मैम जो आप मेथड से बनाई है ना, हाँ, अगर वो मेथड से अगर x का वैल्यू मिल जाता है तो हमको अगर x का वैल्यू तो मैम सैडल पॉइंट हो गया ना? इसका वैल्यू सैडल पॉइंट नहीं, वो जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ना वो इस टर्म को आने का चांस बता रहा है, वो वैल्यू अकर होगा, इसका पॉसिबिलिटी से वैल्यू निकाल के हम x निकाल रहे हैं। सैडल पॉइंट हमेशा, सैडल पॉइंट वाला जो केस होता है वो ऑप्टिमम स्ट्रेटजी होता है, लेकिन यहाँ से अभी जो मिला है हमें वो सिर्फ एक पर्टिकुलर वैल्यू आने का वैल्यू मिला है, एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा, वो उसका चांसेस और सारा कैलकुलेशन करने के बाद वो रिजल्ट आने वाला है, वो आउटकम आएगा, वो बता रहा है। वो आउटकम आएगा या नहीं आएगा ये हमें एग्जैक्टली नहीं पता। मैम यहाँ पे x क्या है मैम? x जो वैल्यू आ रहा है, x बताया ना, आपका जो x टर्म है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या फेलियर के टर्म में हम डिफाइन कर रहे हैं। x अकर होगा तो क्या होगा, x अकर होगा तो विद दिस प्रोबेबिलिटी और ये कॉम्बिनेशन आ सकता है। अकर होने के चांस बता रहा है, x अकर होगा तो क्या होगा वो बता रहा है।
बट अगर एक्स अकर नहीं होगा तो फिर क्या होगा उस केस में? और जो वैल्यू ऑफ द गेम बता रहा है वो ऑप्टिमम स्ट्रेटजी के बाद बता रहा है। सैडल पॉइंट जो बता रहा है वो देखो दोनों दो अलग अलग मेथड है। ये जब मान लो लीनियर प्रोग्रामिंग आप पढ़े हो ना, ग्राफिकल मेथड और सॉल्व करने के क्वेश्चंस, जब हमें सिंपल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, वैल्यू ऑफ द गेम मिल गया, गेन या लॉस जो भी है वो किसी एक पॉइंट का आइदर गेन ऑफ ए और गेन ऑफ बी मिल जाएगा, तो हमें फर्दर कुछ कैलकुलेशन करना ही नहीं है। और सैडल पॉइंट के हेल्प से जो भी रिजल्ट आता है वो ऑप्टिमम, लेकिन वो तभी आएगा जब आप प्योर स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे। और ये जो केस है वो पॉसिबिलिटीज अलग अलग बता रहा है, प्रोबेबिलिटीज डिफरेंट है, मतलब ये मिक्स स्ट्रेटजी वाला केस है। और आपको जब सैडल पॉइंट नहीं मिलेगा तब आप इस मेथड को अप्लाई करेंगे, अदरवाइज इस मेथड को अप्लाई नहीं करना है हमें। सैडल पॉइंट मिल गया तो हम इतना कैलकुलेशन करेंगे ही नहीं, करेंगे तब भी रिजल्ट वही आना है, लेकिन करना ही नहीं है। जब अगर हमें सैडल पॉइंट मिल जाता है और ऑप्टिमम सॉल्यूशन मिल जाता है, सबसे पहले तो हमारे पास सॉल्यूशन फाइंड आउट करना एक टास्क होता है, और उसके बाद दूसरा टास्क होता है ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड करना। और ऑप्टिमम सॉल्यूशन हमें शुरुआत में ही मिल गया, देन हम इतना कैलकुलेशन क्यों करें? सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा ना फिर हमारे पास। जो भी स्ट्रेटजीज हम अप्लाई कर रहे हैं उसको अप्लाई करने का हमारा बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होता है? बेसिक हमारे पास जो कहा जाए, हमारा जो कहा जाए क्या, रिजल्ट फाइंड करने का सबसे ऑप्टिमम स्ट्रेटजी, द बेस्ट ऑप्शन। जब बेस्ट ऑप्शन हमें पहले ही मिल जाएगा देन बाकी ऑप्शन को हम देखेंगे ही क्यों? देखो ये जो मैट्रिक्स है ना, एक्स टर्म यहाँ पे, एक मिनट, ये वाला फैक्टर, ये जो एक्स टर्म आप यहाँ लिख रहे हैं, ये एक्स अकर होने के चांसेस, मतलब ये सिचुएशन प्लेयर ए ने स्ट्रेटजी 1 अप्लाई की और प्लेयर बी ने स्ट्रेटजी B1 अप्लाई किया है, तो ये रिजल्ट आएगा। ये जो रिजल्ट होगा वो आइदर गेन ऑफ ए और लॉस ऑफ बी, ये हो सकता है। अब जो भी वैल्यूज होगा वो वैल्यू बता रहा है एक्स, 1 माइनस एक्स जो है वो ये चांसेस बता रहा है कि अगर एक्स का गेन होता है, कुछ ए का गेन होता है, तो ये गेन, ये प्रोबेबिलिटी का कॉम्बिनेशन अगर हम अप्लाई करते हैं तो ए को इतना गेन होने वाला है, बी को इतना लॉस होने वाला है। ये एक्स जो है वो बता रहा है गेन और लॉस क्या होने वाला है। ये रिजल्ट उसके बेसिस पे आया है। जैसे देखो इस क्वेश्चन में आपके पास जो ए और बी निकाल रहे हैं ना, ये और ए और बी वही चीज बता रहा है। ये आएगा तो क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है। ये हमेशा फैक्टर जब भी आपका आएगा ना, तो ये हमेशा कोई लार्जर नंबर नहीं मिलेगा, ये प्रोबेबिलिटी के टर्म में मिलेगा, हमेशा लेस देन 1 होगा। एक्स का वैल्यू देखो यहाँ पे भी आया होगा, वाई का वैल्यू भी आप चेक कर लीजिए, ये हमेशा प्रोबेबिलिटी के टर्म में देगा। जो भी रिजल्ट आ रहा है एक्स और वाई का, ये हमेशा प्रोबेबिलिटी के टर्म में रिजल्ट देगा, कभी भी एक्स और वाई जो आ रहा है। और ऑन द बेसिस ऑफ ये पे ऑफ मैट्रिक्स आप निकाल रहे हैं, बट ये रिजल्ट जो भी आएगा दैट इज इन फॉर्म ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑलवेज। और ये स्टेप हम तभी यहाँ पे करेंगे। पहले क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे लिखा है पे ऑफ मैट्रिक्स गिवन है, रोमन कॉलम मैक्स निकाल लिया, मैक्सिमम और मिनिमैक्स दोनों वैल्यू निकाल लिया। सैडल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, देन सैडल पॉइंट जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तब हम लोग x और 1 माइनस एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो भी है प्लेइंग a और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेइंग b, y और 1 माइनस वाई ले रहे हैं। जो भी स्ट्रेटजीज है उसकी b1 b2 के बेसिस पे, ये सारे पे ऑफ मैट्रिक्स के बेसिस पे हम x और y जो भी अकर हो रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर के फॉर्म में आंसर निकाल रहे हैं। इसके बाद फिर हम लोग जो v कैलकुलेट करते हैं, ये प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग ये टर्म यूज करते हैं। और ऑप्टिमम सॉल्यूशन जब आ गया देन दैट इज द मतलब वैल्यू ऑफ द गेम। इस केस में ये वैल्यू ऑफ द गेम होता है। इसका ये एग्जांपल आपका जो मैंने शेयर किया है पीडीएफ, उसमें है यही वाला एग्जांपल है। एक बार इसको चेक करिएगा, देखिएगा आप लोग।
नहीं समझ में आ रहा है, क्या पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है बताना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक बार लेकिन खुद से करके देखना इसको क्या कर रहा है, ठीक है। गेन इस फॉर्म से निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इस फॉर्म से, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इस फॉर्म से। x निकल जाएगा तो 1 माइनस एक्स निकालना, कोई बड़ी बात नहीं है। y निकल जाएगा 1 माइनस वाई निकालना, कोई बड़ी बात नहीं है। इन दोनों पे ऑफ मैट्रिक्स के बेसिस पे, मतलब जो P21 P12 जो होगा ये पे ऑफ मैट्रिक्स होगा हमेशा। पे ऑफ मैट्रिक्स होने का मतलब देखना, जहाँ पे ऑफ मैट्रिक्स होता है ना वहाँ वैल्यू 1 2 3 4 कुछ ऐसा नंबर्स होगा, और जहाँ प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज ऑल्सो ऑलवेज लेस देन 1, हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो इसका आंसर x और y का जो होगा हमेशा आपका, देखिएगा कभी भी देखो लेस देन 2/5 आ रहा है, दैट इज लेस देन 1। 1 माइनस एक्स जो आ रहा है 3/5 आ रहा है, दैट इज लेस देन 1। y का वैल्यू देखो वो भी 1/5, 1 माइनस वाई 4/5 लेस देन 1। सो हमेशा ये प्रोबेबिलिटी के टर्म में आंसर देगा, और इस प्रोबेबिलिटी के कॉम्बिनेशन से आपको फिर से वैल्यू ऑफ द गेम, अगर ये एग्जिस्ट करता है, आपको प्रोबेबिलिटी पता चल गई, देन आप वैल्यू ऑफ द गेम बाय दिस फॉर्मूला निकालने वाले हैं, और यही जो रिजल्ट है दैट इज द वैल्यू ऑफ द गेम। यही हमें वैल्यू ऑफ द गेम बताने वाली है। 3.5 3.4 यहाँ फैक्टर में आपको आंसर मिल जाएगा, फ्रैक्शनल नंबर 3.4 फ्रैक्शनल नंबर है। सो 3.4 गेन होगा ए का, शायद देखो हाँ 1/5 ऑफ द टाइम 4/5 जो प्रोबेबिलिटीज लिखी है वो सेकेंड रो। हाँ, सो वैल्यू ऑफ द गेम इज दिस 3.5 जो ऑप्टिमम गेन होगा ए का। एक बार इसको करके देखना खुद से, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, करके इसको एक बार देखिएगा थोड़ा ज्यादा। एक बार प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना, तो ये आसान हो जाएगा कैलकुलेट करना। और उसमें कंफ्यूजन होगा तो फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, या फिर अकॉर्डिंग टू यूज आपको प्रोबेबिलिटी समझना पड़ेगा और ये फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा। इन दैट केस आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बहुत आराम से, बट एक बार समझ जाओ तो ज़्यादा आसान हो जाएगा ये बनाना, क्योंकि अगर वो समझ जाएंगे ना तो P22 P21 जो कैसे आ रहा है ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, P22 P21 सो 2 1 आपके पास क्या है 2 1 ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, करके देखना, फिर हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। ओके।